भारतीय सेना ने 780 सब सिस्टम कंपोनेंट एलआरयू के इंपोर्ट पर लगाई रोक। क्या कहा सुपरटेक के सीईओ आर.के. अरोड़ा ने ट्विन टावर के गिराए जाने के बाद? श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में प्रयागराज उच्च न्यायालय या कहें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या दिया नया आदेश? 21 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, कितना डीए बढ़ेगा जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में? नमस्कार। सेना ने 780 सब सिस्टम कंपोनेंट एलआरयू के इंपोर्ट पर रोक लगाई है। ये जब कोई इक्विपमेंट खराब होता है तो लोकल वर्कशॉप में जो कंपोनेंट दिए जाते हैं उनको सप्लाई किए जाते हैं सेना के इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए। उसमें से 708 कंपोनेंट भारत में बनाए जाएंगे। ये पार्ट सेना के उपकरणों में प्रयोग होते हैं जिनको लोकल वर्कशॉप में रिप्लेस किया जाता है। 458 आइटम्स की लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। यह तीसरी लिस्ट है जिसका उत्पादन भारत में दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2028 तक शुरू हो जाएगा। इसमें जो मुख्य पार्ट है जो शामिल किए गए हैं उसमें सुकोई मार्क 30 एंड 32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, T-90 MBT और ATGM के पुर्जे बनाए जाएंगे। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो अलग प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं उसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर, तेजस और MBT अर्जुन का निर्माण पूर्णतः स्वदेश में होगा। MBT का अर्थ होता है मेन बैटल टैंक और यह सब आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आज दिल्ली में धुंध छाई थी तो कुछ लोगों को कहना था कि कुछ असर है जो छाया रहा, कहीं धुंध छाई रही, कहीं धूल छाई रही और मीडिया में छाया रहा तो ट्विन टावर्स, अपेक्स और सियाने की तस्वीर, और यह तब तक छाया रहेगा जब तक कि मलबा हट नहीं जाता। शायद मीडिया से खबरें तब तक न हटे और यही तब तक कहा जाएगा और कहा जाएगा एक था ट्विन टावर। यह भ्रष्टाचार की कहानी भी सुपरटेक के नाम पर चिपक गई है। हालांकि नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी अधिकारी भी इसमें शामिल थे। अभी तो भ्रष्टाचार की इमारत गिरी है लेकिन सरकारी विभागों में इससे बहुत ऊंचा महल खड़ा है और जब तक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का दानव बैठा रहेगा खड़ी होती रहेंगी ऐसी इमारतें। ट्विन टावर को गिराए जाने के बाद सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा का बयान आया है। जी बिजनेस के हवाले से खबर है कि उनके सीईओ अरोड़ा साहब ने बताया कि इन दोनों टावर के गिराए जाने से सुपरटेक को कुल 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें जमीन की खरीद, निर्माण, सरकारी फीस जो नोएडा अथॉरिटी या अन्य जगहों पर दी गई, बैंक लोन पर ब्याज और ग्राहकों को दिया जाने वाला 12% का ब्याज शामिल है। लेकिन एक चीज शामिल नहीं है या है इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया कि जो इनको 9 मंजिल से 11 से 16 से 24 और 24 से 40 मंजिल तक की जो इनको मंजूरी मिलती जा रही थी तो इसके लिए इन्होंने कितना खर्च किया था और जो खर्च किया था क्या इसमें शामिल है या नहीं, और शायद ये पता भी न चले। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बीती है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में प्रयागराज या कहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है और हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। मथुरा जिला कोर्ट में लगभग 13.5 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने के 1 साल बाद भी कोई हल न मिलने के कारण याचिकाकर्ता मनीष यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और जहां पर उनके मुकदमे की सुनवाई हुई। तो सुनवाई में हाई कोर्ट ने क्या कहा और इन्होंने क्या याचिका दायर की थी। इन्होंने कहा था कि इतने लंबे समय से हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है निचले कोर्ट में, जिला के कोर्ट में, इस पर जल्दी सुनवाई की जाए और इस
भूमि का पूरा मालिकाना हक मंदिर प्रशासन को दिया जाए। अब यह याचिका मथुरा जिला कोर्ट में काफी दिनों से पेंडिंग, तो आज हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ईदगाह मस्जिद की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, जिसके लिए कमिश्नर और 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त किए जाए। वीडियोग्राफी में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को शामिल किया जाए। जिला अदालत सर्वे और पूरी कार्रवाई 4 महीने के अंदर पूरी करे, ऐसा निर्देश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। चुनाव का उत्सव धर्मी देश है मेरा देश, यहाँ हमेशा चुनाव होते रहते हैं, लेकिन कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के, कभी राज्यसभा के, कभी नगर निगम के या पंचायतों के, लेकिन पार्टियों में चुनाव होते हैं। 21 साल बाद 17 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हो। अब चुनाव होगा या नहीं ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन इतना निश्चित है कि चुनाव करने की प्रक्रिया तो शुरू की जाएगी, क्योंकि पूरे कांग्रेसी जो कांग्रेस से जा रहे हैं, एक-एक करके सब सुझाव दे रहे हैं। चुनाव होगा, 19 अक्टूबर को मतगणना होगी, 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 24 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसमें 9000 प्रतिनिधि वोट डालेंगे। अब मैं आपको अभी बता दूं कि कांग्रेस में कितने अध्यक्ष बने हैं और कब तक रहे हैं। अभी हम बता देते हैं कि आजादी के बाद यानी 1950 से जो पहले अध्यक्ष बने थे, तब से लेकर के अब तक कितने अध्यक्ष बने हैं। तो कुल 18 बार अध्यक्ष बदले गए हैं, जिसमें 16 लोग अध्यक्ष बने हैं। जो 18 बार अध्यक्ष बनाए गए उसमें 16 लोगों का नाम है, और जिसमें हम मार्क कर सकते हैं कुछ लोगों का कार्यकाल कितना रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 4 साल का रहा है, और यूएन ढेबर, शायद मैंने नाम सही लिया हो, ऐसा सोच रहा हूं कि मैंने उच्चारण सही किया होगा। अगर कोई त्रुटि है तो क्षमा करें, और सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि यूएन ढेबर साहब का कार्यकाल 5 साल का था। इंदिरा गांधी 6 साल के लिए रही 2 टेन्योर में, 1959 में 1 साल रही, और 1978 से 83 तक एक बार रही। राजीव गांधी जी का कार्यकाल 1985 से 91 तक 6 साल का रहा, और 1991 से 96 तक रहा नरसिम्हा राव का, 96 से 98 तक सीताराम केसरी का, और 98 से लेकर 19 साल तक इस पद पर रही श्रीमती सोनिया गांधी। बीच में कोई चुनाव नहीं किए गए। 2018 से 19 तक के लिए राहुल गांधी बनाए गए थे। चुनाव में हार के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। पिछले 3 सालों से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में इस बार गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष चुना जाएगा? मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को बचाने के लिए यही एक उपाय दिखता है, जो शायद दिखाया भी जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार की जी हुजूरी करने वाला ही कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ तो सकता है लेकिन अधिकार जता नहीं सकता। जैसे मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रहे लेकिन कभी अधिकार नहीं जताया, इसीलिए उनकी कुर्सी कभी खतरे में नहीं पड़ी। अधिकार जताने की कोशिश की थी सीताराम केसरी ने, और अधिकार जताया तो उनका क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। 31 अगस्त आने वाला है, उस दिन होंगे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मैं बता दूं कि जनवरी 2023, क्योंकि जुलाई 2022 का डीए फाइनल हो चुका है 4% का, अभी 38% के हिसाब से होगा। 2023 से क्या होगा, अभी 6 महीने से गणना करेंगे तो शायद जो हम गणना करें वही मिल जाए, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं मिलेगा जो गणना कहेगी। अभी तक के गणना के मुताबिक है कि 3% का डीए मिलना लगभग तय है, और ये अगर महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं, मतलब कि 129.2 है, 130, 131, 133 तक जाता है आंकड़ा, तो ये महंगाई दर 43% तक हो सकती है। इसका अर्थ कि 41% कम से कम महंगाई और ज्यादा से ज्यादा आपको 43% का मिल सकता है। आप सब बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, और इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है
या जो कुछ खबरों में शामिल करना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे सलाह दे सकते हैं। अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।